जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं साइबर लॉ या फिर होता है आपका साइबर क्राइम। ठीक है, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर या फिर सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में, और आपका सब्जेक्ट है माइनर में जो एग्ज़ाम होता है माइनर सब्जेक्ट में साइबर लॉ, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, याद रखिएगा, जो फर्स्ट से 30 तक जो क्वेश्चंस है वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और जो 30 से लेकर के 60 तक प्रश्न है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो लास्ट तक नज़रें जमा कर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें, इसमें मैं नोट्स भी साथ में कराता जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि नोट्स से कई सारे आपके प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो नोट्स मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको मैं बता दूं, देखिए बीए, बीएससी, बीकॉम में जो थर्ड सेमेस्टर है ना, इसमें आपका सबसे ज़्यादा एग्जाम होता है साइबर लॉ का। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में साइबर लॉ का सबसे ज़्यादा एग्जाम होता है बीए, बीएससी, बीकॉम में। तो थर्ड सेमेस्टर वाले भैया आप लोग नज़रें जमा कर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें दोस्तों 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, वो भी नोट्स के साथ, और ये क्लास दूसरा है। ठीक है, क्लास पहला कहाँ है, तो क्या कैसे मिलेगा क्लास आपको, पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, और एक बात और, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों जो लोग कहते हैं सर इसका मुझे पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ कैसे मिलेगा भैया, पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो टेलीग्राम पर सर्च करिएगा जीके जीएस वाला। ठीक है, जीके जीएस वाला सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से हम मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको ऐड कर लूँगा ग्रुप में। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा है, भारत का आईटीए अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, तो यह आया था आपका सन 2000 में। ठीक है सर, सन 2000 में आ गया। डेट कब में आया था, 27, 28, 2, 3, किस महीने में आया था, ये भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो चलिए नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, देखिए भारत का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जिसे आईटीए कहते हैं 17 अक्टूबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है, अब आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। ठीक है, 17 अक्टूबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को भारतीय संसद ने पारित किया था। आपके एग्जाम में पूछता है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटीओ को किसने पारित किया था, तो भारतीय संसद ने पारित किया था। ठीक है भैया, चलिए यह अधिनियम भारत में साइबर अपराध और ई कॉमर्स कानून से जुड़ा है। ठीक है, देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में 13 अध्याय में विभाजित कुल 94 धाराएं हैं। ठीक है, मैंने अभी कल क्लास से कराया था, अगर उस क्लास को आप देख लेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने फुल फॉर्म भी कराए हैं, तो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को भी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इस कानून को 27 अक्टूबर सन 2008 को एक घोषणा के जरिए संशोधित किया गया था। किसको संशोधित किया भैया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में। ठीक है, इसको कब संशोधित किया गया था, 27 अक्टूबर सन 2008 को। ठीक है, 5 फरवरी 2009 को इसे फिर से संशोधित किया गया। दोबारा संशोधित कब किया गया था, 5 फरवरी सन 2009। इस संशोधन के तहत अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर को जगह दी गई। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उसमें भी ये सब प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, साइबर लॉ के अंतर्गत, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। यूपीपी की जो तैयारी करते हैं वो भी बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्लास को। देखिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 66A ने किसी भी व्यक्ति के लिए कंप्यूटर या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करके आपत्तिजनक जानकारी भेजना एक दंडनीय अपराध बना दिया है। ठीक है, यदि आपको कोई एडल्ट फोटो भेजता है या फिर खराब फोटो भेजता है या फिर कोई खराब वीडियो भेजता है, तो उसके खिलाफ आप धारा 66A के तहत केस कर सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम सन 2008 कब लागू हुआ, भैया यह आपका 27 अक्टूबर सन 2009 को लागू हुआ। ठीक है, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया है, हवा में बिल्कुल मत पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
चलिए नोट्स को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम सन 2008 27 अक्टूबर 2009 को लागू हुआ। ठीक है सर। आगे देखिए, इस अधिनियम को 23 दिसंबर सन 2008 को संसद के दोनों सदनों में पारित किया गया। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 किस सदन में पारित किया गया था, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, तो वहाँ दोनों रहेगा, ए और बी दोनों देगा, तो दोनों हमारा सही रहेगा। ठीक है, दोनों सदनों में पारित किया था। आगे देखिए, इसके बाद 5 फरवरी 2009 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने इस पर हस्ताक्षर करके इसे कानून बनाया था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है, याद रखिएगा भैया। जो लोग यूपीपी की तैयारी करते हैं वो भी ध्यान से देख लेंगे। पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के ठीक नीचे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ठीक है, पीडीएफ और वीडियो दोनों मिलेगा, दोनों आराम से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न है, आईटी अधिनियम सन 2000 का घटक क्या है। तो आईटी अधिनियम सन 2000 का घटक है डिजिटल हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता देना, प्रमाणन प्राधिकारियों का विनियमन और डिजिटल प्रमाण पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें चौथा नंबर प्रश्न क्या है आपका, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रण CCA किसके अंतर्गत कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसके अंतर्गत कार्य करता है भैया, तो संचार एवं IT मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब CCA के बारे में आपको कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए नोट्स के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रण जिसे CCA बोलते हैं। ठीक है, CCA का फुल फॉर्म भी पूछता है तो याद रखिएगा, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछेगा भैया CCA किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो संचार एवं IT मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह नियुक्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 17 के तहत दी जाती है। ठीक है, CCA का कार्यालय 1 नवंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया। ठीक है, सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट भैया याद रखिएगा। यूट्यूब पर आपको इस तरह की क्लास कहीं नहीं मिलेगी। तो ठीक है, एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में संशोधित नहीं है। तो यह दोस्तों जो RBI अधिनियम 1934 है, यह क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में संशोधित नहीं है। कैसे नहीं है भैया, तो चलिए मैं आपको नोट्स के माध्यम से बताता हूँ क्यों नहीं है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। ठीक है, यह अधिनियम भारत में बैंकिंग फर्मों की निगरानी के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 1935 को लागू हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 1935। चलिए आगे देखिए, इसमें BSNL के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो BSNL है पहले सरकारी कंपनी होती थी। ठीक है, सरकार के अंतर्गत आती थी, लेकिन जब से मोदी जी आए हैं उसको प्राइवेट कर दिए हैं BSNL को। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी प्रश्न बन सकते हैं, तो याद रखिएगा। देखिए, BSNL का फुल फॉर्म होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है, जिसे BSNL कहते हैं, BSNL। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2020 की धाराओं 69A टू 79 2C और 87 के तहत अधिसूचित किए गए थे। ठीक है, सभी पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए आगे देखिए, BSNL 15 सितंबर सन 2000 को अस्तित्व में आया था। यह दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार के स्वामित्व में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में नहीं है। एक बार आप लोग गूगल जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए छठवां नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय IT अधिनियम की धारा 66 किस प्रकार के साइबर अपराध इसके कानून और दंड का प्रावधान करती है। तो जो IT अधिनियम है धारा 66 के तहत किस तरह से कानून का फैसला करती है भैया, तो देखिए, किसी के खिलाफ किसी के खिलाफ दुर्भावना से अफवाहें फैलाना, नफरत फैलाना या बदनाम करना और सांप्रदायिकता फैलाने के मामले में IT संशोधन कानून 2009 की धारा 66A के तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।
ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये दूसरा है, ठीक है। पहला कौन है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सजा के पहले अपराध पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, ठीक है, पहले अपराध पे। दूसरे अपराध पर क्या होगा, 3 साल की जेल हो जाएगी और जुर्माने का कुछ प्रावधान होता है, उसे आप लोग गूगल करके थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी पसंद आ रहा होगा, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय आईटी अधिनियम की धारा 66 में कानून और दंड किस प्रकार का साइबर अपराध है। याद रखिएगा, इससे प्रश्न आएगा 100%, मैं श्योर हूँ, ठीक है। तो किसी भी पीड़ित के कंप्यूटर को हैक करना या अवैध रूप से हैक करना 66 धारा 66 में कानून और दंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय आईटी अधिनियम धारा 66 के अंतर्गत आता है किसी भी पीड़ित कंप्यूटर को हैक करना या फिर अवैध रूप से उसे हैक करना। चलिए आगे देखिए। देखिए मैं यहाँ से अलग से प्रश्न लिखा हूँ। पूछेगा कि धारा 66 कब लगती है, ठीक है। तो ऑप्शन में आपका दे देगा, मैं यहाँ पर नोट्स के माध्यम से आपको पढ़ा देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। देखिए, आईटी एक्ट की धारा 66A के तहत कंप्यूटर या किसी अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल कर आपत्तिजनक जानकारी या सामग्री भेजना दंडनीय अपराध माना गया है। अभी मैंने ऊपर आपको समझाया ना पहला प्रश्न, तो उसी के माध्यम से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, ठीक है। किसी भी प्रकार के आपको वीडियो वगैरह फोटो कोई भी भेजता है तो आप धारा 66A के तहत आप क्या कर सकते हैं भैया, FIR कर दीजिए। प्रश्न नंबर 8 पूछा है दोस्तों आपका, आईटी अधिनियम सन 2000 का अद्यतन संस्करण क्या है। तो आईटी अधिनियम सन 2000 का अद्यतन संस्करण है आईटी अधिनियम सन 2008, ठीक है। 8वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, आईटी एक्ट की किस धारा के तहत किसी भी डिजिटल संपत्ति या जानकारी को चुराना साइबर अपराध लिखा गया है। तो धारा 66 के तहत, ठीक है, किसी भी डिजिटल संपत्ति को चुराना या जानकारी को चुराना धारा 66 के अंतर्गत अपराध लिखा जाता है, ठीक है। चलिए इसमें दोस्तों मैं आपको कुछ बता देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा। आईटी एक्ट की धारा 67 में क्या है, तो आईटी एक्ट की धारा 67 जिसे 67 बोलते हैं, ठीक है, के अंतर्गत यदि इंटरनेट और किसी भी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट की जाती है, ठीक है, यानी डाली जाती है इंटरनेट पर, तो व्यक्ति पर कार्यवाही करने का प्रावधान है, ठीक है। याद रख लीजिएगा, अगर कोई पोस्ट कर देगा वीडियो, गलत वीडियो, तो क्या होगा, धारा 67 के अंतर्गत उसके खिलाफ FIR हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10वां नंबर प्रश्न क्या भैया आपका, वाईफाई को हैक करने के लिए किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाईफाई को हैक करने के लिए भैया आपका एयर क्रैक NG का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका 10वें का। प्रश्न नंबर 11 क्या है आपका, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है, यानी भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कौन सा है इनमें से। तो एक्ट 1957 क्या है, भारतीय कॉपीराइट अधिनियम है, ठीक है। 11 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, इस क्लास को देखने के बाद मेरा दूसरा वाला क्लास जरूर अटेंड करिएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानदंड है, तो अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा जो मानदंड है भैया वो आपका ISO 27001 है, ठीक है। 27001 ISO। ये ISO क्या होता है सर, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ISO जिसे IEEC भी बोलते हैं, ठीक है, IEC भी बोलते हैं और ISO भी बोलते हैं, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। 27001 सूचना सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता सुरक्षा से जुड़े मानदंड हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, साइबर सुरक्षा क्या है भैया। तो साइबर सुरक्षा आपका साइबर सुरक्षा मैलवेयर के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। याद रखिएगा मैलवेयर क्या होता है भैया, तो मैलवेयर वायरस होता है, ठीक है। याद रखिएगा जब आपका एग्जाम में जब आपके पूछे जाते हैं तो वायरस की जगह मैलवेयर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के खिलाफ साइबर सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। उपरोक्त सभी जो मैलवेयर है याद रखिएगा वायरस के लिए प्रयोग किया जाता है हमेशा। साइबर क्राइम क्या है भैया, हैकिंग है, स्टॉकिंग है, सेवा पहुंच की मानहानि है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी।
चलिए प्रश्न नंबर 15 क्या है आपका, फायरवॉल के प्राथमिक तत्व हैं। तो फायरवॉल के प्राथमिक तत्व हैं एप्लीकेशन गेटवे, नेटवर्क पॉलिसी और पैकेट ब्राउजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, साइबर सिक्योरिटी के प्रकार हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ऑपरेशन सिक्योरिटी या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न क्या है, कौन सा हैकिंग का एक प्रकार है जहां साइबर अपराधी अतिरिक्त ट्रैफिक को बरगलाने या प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट या पेज डिजाइन करते हैं। तो साइबर प्रकृति जिसे रीएप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ भी सकता है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न क्या है, कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं, ये 100% पूछता है हर साल एग्जाम में, तो याद रखिएगा ऑगस्ट कर्चॉफ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका 18 का। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या भैया, नेटवर्क सुरक्षा का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, गोपनीयता बनाए रखना, अखंडता और उपलब्धता बनाए रखना। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या भैया, प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का घटक है। तो IoT क्या है, साइबर सुरक्षा का घटक है। ये मैंने अपने तरफ से लिखा है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। IoT का क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या है भैया, साइबर स्पेस शब्द किसने दिया, ये भी आएगा 100% पूछता है हर साल, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विलियम गिब्सन क्या भैया, साइबर स्पेस शब्द इन्होंने ही दिया था। ऐसे भी प्रश्न पूछता है कि साइबर स्पेस शब्द किसने गढ़ा था, तो विलियम गिब्सन ने। ठीक है, मैंने सेकेंड क्लास जो फर्स्ट क्लास कराया मैंने, उसमें भी काफ़ी अच्छे तरह से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका, EDR का पूर्ण रूप है। तो EDR का पूर्ण रूप है भैया एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है इसमें। प्रश्न नंबर 23 क्या है, किस प्रौद्योगिकी का उपयोग नेटवर्क और सूचना प्रवाह में ट्रैफिक के विश्लेषण और निगरानी के लिए किया जाता है। तो यह नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण, जिसे NTA बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या पूछा है, ध्यान से देख लीजिए, किस प्रौद्योगिकी का उपयोग नेटवर्क और सूचना प्रवाह में ट्रैफिक विश्लेषण और निगरानी के लिए। ठीक है, ट्रैफिक विश्लेषण और निगरानी के लिए NTA नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है आपका, गोपनीय जानकारी से समझौता करना किसके अंतर्गत आता है। तो गोपनीय जानकारी से समझौता करना यह आपका थ्रेट के अंतर्गत आता है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, एक्सेल कंट्रोल पॉलिसी का अभाव है। तो जो अटैक होता है यह एक्सेल कंट्रोल पॉलिसी का अभाव होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं। फायरवॉल से 1-2 प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं भैया, तो 3 प्रकार के होते हैं। अच्छा सर फायरवॉल 3 प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं ये भी बता दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फायरवॉल 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से भैया, सॉफ्टवेयर फायरवॉल, हार्डवेयर फायरवॉल और नेटवर्क फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद भी फायरवॉल के अंतर्गत कई आते हैं। देखिए होस्ट आधारित फायरवॉल होता है, पैकेट फिल्टर फायरवॉल होता है, स्टेट फूड पैकेट इंस्पेक्शन SPI जिसे बोलते हैं, वो भी फायरवॉल होता है। तो इन सभी को दोस्तों एकदम ध्यान से रट्टा मान लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इन चारों में से कोई दे देगा। ठीक है, इस तरह भी पूछता है इनमें से कौन फायरवॉल का प्रकार नहीं है। तो जब आप ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर दे पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़ लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप से। फायरवॉल निम्नलिखित में से किस हमले की सुरक्षा करता है, फिशिंग, डम्पस्टर डाइविंग या फिर DOS या फिर सर्फिंग। तो जो फायरवॉल होता है भैया यह आपका किस हमले से सुरक्षा करता है, तो DOS हमलों से सुरक्षा करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। DOS के बारे में मैंने काफ़ी विस्तार से एक्सप्लेन किया है, तो इसमें मैं नहीं करूँगा, फर्स्ट वाला क्लास देख लीजिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को तैनात किया जाता है। तो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल को राउटर्स के लिए तैनात किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। 29 नंबर प्रश्न क्या है,
ACL का मतलब क्या होता है? सॉरी, ACL है, ठीक है, यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है। ACL का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या है? ब्लैक जैकिंग के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ब्लैक जैकिंग के लिए भैया आपका बीबी प्रॉक्सी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ब्लैक जैकिंग के लिए भैया किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? बीबी प्रॉक्सी। 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। 31 नंबर प्रश्न क्या है? डेटा मास्किंग को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है भैया? डेटा मास्किंग को किस रूप में जाना जाता है? तो डेटा अस्पष्टता के रूप में जाना जाता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न क्या है? इनमें से कौन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट वाले डाटा को फिल्टर करता है? वाले नहीं, वाले होगा, इंटरनेट वाले डाटा को फिल्टर करता है। इनमें से कौन है? तो आपका कौन हो जाएगा? फायरवॉल जो होता है इंटरनेट डाटा को फिल्टर करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32 का डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 क्या है? फायरवॉल के प्राथमिक तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त सभी मैंने ऊपर भी पढ़ाया आपको एक बार। चलिए 34 नंबर प्रश्न क्या है? ध्यान देंगे इसमें। 34 नंबर प्रश्न है आपका, हैकिंग को साइबर तकनीकी के क्षेत्र में चिंता एवं अपराध विषय के रूप में सम्मिलित किया गया। किस सन में सम्मिलित किया गया भैया? तो 1970 में सम्मिलित किया गया, ठीक है। चिंता एवं अपराध विषय के रूप में 1970 में साइबर हैकिंग को इसमें सम्मिलित किया गया था, साइबर हैकिंग में, ठीक है। 35 नंबर प्रश्न है, कोनोन 2021 साइबर सुरक्षा और हैकिंग पर वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य पुलिस विभाग द्वारा किया गया था या फिर जाता है? ठीक है, वो यहाँ पर गया होगा, ठीक है। कोनून 2021 साइबर सुरक्षा और हैकिंग वार्षिक सम्मेलन भैया यह केरल राज्य पुलिस के द्वारा किया गया था, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। 36 नंबर प्रश्न क्या है? साइबर अपराध रोकथाम योजना, ठीक है, साइबर अपराध रोकथाम योजना 2021 किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई, ठीक है भैया। साइबर अपराध रोकथाम योजना 2021 झारखंड के द्वारा लॉन्च की गई थी। प्रश्न नंबर 37 क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर यानी I4C किसके द्वारा प्रारंभ की गई? तो यह गृह मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय लिख करके आएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक लिख करके आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बात को। और इसके बारे में दोस्तों जो I4C है काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हैं, तो फर्स्ट वाला क्लास देख लीजिएगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न क्या है आपका? वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान रहा। वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 10वां था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 38 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यह आपका 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल 2019 में प्रारंभ किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 40 आपका देते हैं, देखते हैं इसमें क्या पूछा है। AN/A उल्लंघन करता है, किसका उल्लंघन करेगा? अटैक का उल्लंघन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 41 क्या है? कौन सा मालवेयर प्रोग्राम है? यानी मालवेयर मतलब क्या होता है? अभी मैंने समझाया, वायरस, ठीक है। कौन सा वायरस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर में प्रवेश करने पर किसी फाइल को खोलने से रोकता है? तो यह रैनसमवेयर वायरस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए देखिए, जो यहाँ पर मैलवेयर है मैंने आपको समझा दिया काफ़ी अच्छे से, ठीक है। मैलवेयर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैलवेयर का फुल फॉर्म होता है मलेशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 43 क्या है? किसी सिस्टम या नेटवर्क का कमज़ोर होना क्या कहलाता है? अगर कोई सिस्टम है या फिर नेटवर्क है कमज़ोर हो गया तो उसे क्या कहेंगे? वेनरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 44 नंबर प्रश्न क्या भैया आपका? निम्नलिखित में से कौन ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है? बताइए कौन है? तो सेंडिक क्या है भैया?
यह आपका ईमेल से संबंधित हैकिंग टूल नहीं है। बाकी मेल पासवर्ड, ईमेल फाइंडर प्रो या फिर मेल पास व्यू, ये क्या है? ईमेल हैकिंग है। ठीक है, याद रखिएगा, पूछता है ऐसे ही प्रश्न। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 45 नंबर प्रश्न क्या भैया आपका, निम्न में से कौन सा कम से कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है? बताइए इनमें से कौन है भैया? तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी है, WEP क्या है? सबसे कम मजबूत सुरक्षा एन्क्रिप्शन मानक है। सर जी WEP का होता है, WPA का होता है, चलिए समझा देते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, WEP का फुल फॉर्म होता है वर्ड समतुल्य गोपनीयता, इंग्लिश में इसे बोलते हैं वर्ड इनक्वाइवेलेंट प्राइवेसी। ठीक है, WPA का फुल फॉर्म होता है वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस, वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस बोलते हैं। याद रखिएगा, मैंने दोनों आपको बता दिया है, WPA और WEP। ठीक है, अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। 46 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से किसका उपयोग करके आप डेटा लीक होने की संभावना को कम कर सकते हैं? बताइए, 4 दिया है, इनमें से किसका उपयोग कर लेंगे तो डाटा लीक होने की संभावना कम हो जाएगी? तो जो क्रिप्टोग्राफी होती है, इसको अगर हम यूज करते हैं तो डेटा लीक होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, 46 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रिप्टोग्राफी। चलिए 47 नंबर प्रश्न क्या है, किस प्रकार के हैकर्स समुदाय में सबसे कुशल हैकर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है? उन्हें एलीट हैकर कहा जाता है। ठीक है भैया, एलीट हैकर कहा जाता है। ठीक है, एलीट हैकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 48 नंबर क्या है, निम्न में से कौन सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक के रूप में जाना जाता है जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं? किसका उपयोग करते हैं? तो क्रीकिंग का। ठीक है, सॉरी फ्रीकिंग का, फ्रीकिंग है। ठीक है, फ्रीकिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका, निम्नलिखित में से किसे पहला हैकर सम्मेलन माना जाता है? तो कल काफ़ी अच्छे से समझाया था आपको। ठीक है, डेफकॉन को माना जाता है पहला हैकर सम्मेलन। पहला हैकर सम्मेलन कब हुआ था? ठीक है, किसके माध्यम से हुआ था? काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फर्स्ट वाला क्लास जाके देख लीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न क्या है, NCX इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज, मैं इंग्लिश थोड़ा सही पढ़ नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज किसके द्वारा आयोजित की गई? ये किसके द्वारा आयोजित की गई थी भैया? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के द्वारा। ठीक है, हर कोई अपने अपने फील्ड में मास्टर होता है। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होता है। 50 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए 51 नंबर प्रश्न क्या है, डार्क साइट है। डार्क साइट क्या है भैया? तो डार्क साइट आपका साइबर हमलों का समूह होता है। ठीक है, डार्क साइट याद रखिएगा, साइबर हमलों का समूह होता है। अब डाइवोल क्या होता है भैया? डाइवोल जो होता है वह रैनसमवेयर होता है, वायरस से भी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 53 क्या है, CIA परीक्षण को इस रूप में भी जाना जाता है? किस रूप में CIA परीक्षण को जाना जाता है भैया? तो आपका जाना जाता है, आपका इनमें से कौन है बताइए? CIA परीक्षण को किस रूप में जाना जाता है? तो AIC के रूप में जाना जाता है, मतलब उपलब्धता, अखंडता और गोपनीयता। ठीक है, याद रखिएगा, उपलब्धता। ठीक है, यहाँ सब AIC दिया है, लेकिन हिंदी में देख लीजिए कैसे दिया है। ठीक है, बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा है दोस्तों, फर्जी उद्देश्यों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर का दुरुपयोग IT अधिनियम के अंतर्गत आता है? किस धारा के अंतर्गत आता है भैया? तो धारा 72 के अंतर्गत आता है। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। प्रश्न नंबर 55 क्या है, इनमें से कौन वायरलेस अटैक नहीं है? वायरलेस यानी बिना वायरस के कौन, बिना तार के इनमें से कौन सा अटैक हो जाएगा? तो फिशिंग हमले जो होते हैं भैया वो बिना तार के होते हैं। ठीक है, चलिए वायरलेस उसे बोलते हैं बिना तार के फिशिंग हमले। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या है, कोड रेड एक प्रकार है। कोड रेड क्या है भैया? तो कोड रेड जो होता है एक कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए 57 नंबर प्रश्न क्या है, XSS को किस रूप में संक्षिप्त किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के रूप में संक्षिप्त रूप में इसे संक्षिप्त रूप में किया जाता है। XSS को संक्षिप्त रूप में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लिखा जाता है। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न क्या है। वर्ष 2001 में डीप वेब शब्द किसके द्वारा दिया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह माइकल के बर्गमन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, माइकल के बर्गमन के द्वारा 2001 में डीप वेब शब्द दिया गया था। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न क्या है। TOR का मतलब क्या होता है? TOR का मतलब होता है भैया द ओनियन राउटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए लास्ट प्रश्न है भैया आपका। बहुत ही धन्यवाद आपको, यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए स्टक्सनेट क्या है? यह एक वार्म होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कम से कम आपके व्हाट्सएप पर जितने दोस्त होंगे 5 लोग होंगे, ठीक है, 1 लोग होंगे, तो ज़रूर शेयर करिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी भी है। काफ़ी अच्छी क्लास है और फर्स्ट क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन करके PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।